अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी जा रही है आप सबकी तैयारी? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टाइम से जो है ना वो वीडियोस मिल रही होंगी और आप लोगों की तैयारी अच्छी से जा रही होगी। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑन कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो के अपलोड होते ही आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। तो आज हमने जो है ना वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। कल हमने फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह से जो है ना वो वर्क करते हैं। डिफरेंट है ना उनको पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, स्पेक्ट्रोमीटर है। तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के मतलब कम से कम डिस्टेंस जिस पे एक इंसान देख सकता है वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए और इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है, द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन फोकस a sharp image of an object on the eye. The object is located anywhere from infinity to a certain point called the near point. दूर के लिए कोई लिमिट नहीं है, दूर तो इन्फिनिटी तक भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो नज़दीक के लिए एक लिमिट है जिसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट। तो ये कितना है? 25 है। अगर इससे करीब मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर आप करीब करके देखते हैं तो आपको चीज़ें ब्लर नजर आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब क्या है मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? मैग्नीफिकेशन क्या होती है और रेजोल्यूशन क्या होती है, ये अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखें कि आपका मोबाइल है जो उसकी ना पिक्सल्स कम है। एक्चुअल में जो पिक्सल होते हैं ना वो रिजॉल्विंग पावर के साथ रिलेट होते हैं। तो आपके पिक्सल कम है लेकिन आप उसको ज़ूम ज़्यादा कर सकते हो। जितना ज़्यादा ज़ूम करते जाएँगे आपको चीज़ें बड़ी तो नज़र आती जाएँगी, लेकिन वो ब्लर होती जाएँगी। अब ये है कि मैग्निफिकेशन हो रही है लेकिन जो है ना उसकी माइनर डिटेल है वो हम नहीं देख पा रहे। बात की समझ आई है? इसको हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन, चीज़ों को बड़ा करना और चीज़ों की बारीकी तक जाना क्या कहलाता है? रेज़ोल्यूशन या रिज़ॉल्विंग पावर। अब यहाँ पर जो है ना स्टार्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ लिखी हुई है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को देखना चाहते हैं और उसको करीब से देख रहे हैं, ठीक है? तो उसका इमेज हमारे जो रेटिना पे पड़ेगा ना, ये जो रेटिना बना हुआ है, इस पे इमेज जो पड़ेगा वो छोटा होगा। ये मैं इसको आपको मार्क करके दिखा देती हूँ कि ये देखें कि ये जो है ना, ये नज़दीक से हमने एक चीज़ को ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है? तो ये जो रेटिना पे इमेज बनेगा ना, वो बड़ा बनेगा एज़ कम्पेयर टू इमेज और वो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड तो है ही। लेकिन हमारे पास जो है उसकी वो माइनर डिटेल हम उसको नहीं दे मतलब मैग्नीफाई होके आएगा। लेकिन अगर हम दूर से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आप अपना हाथ 25 सेंटीमीटर से कम करके देखें तो आपको अपना हाथ भी ब्लर-ब्लर नज़र आएगा। अगर दूर करते हैं तो जो है इमेज छोटा हो जाता है, ठीक है? लेकिन हमें क्लियर नज़र आता है, वो जो छोटा इमेज है वो डिस्ट्रिक्ट विजन है, हमें क्लियर नज़र आता है, ठीक है? ये यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा और ये मैग्निफिकेशन की डेफिनिशन है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, द मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब दोनों की अगर हम ये था सिंपल, ये क्या था? सिंपल कि ये हमारी आँख के आगे कोई चीज़ नहीं है। जैसे ग्लासेस हैं, हमने आँखों के आगे एक लेंस लगाया होता है, तो वो जो डिस्टेंस है, वो जो इमेज बनता है, वो किसी और पॉइंट पे बनता है। जैसे ये यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दिखाई गई है, ये कन्वेक्स लेंस है एट अ पॉइंट बियॉन्ड इट्स फोकस। तो फोकस से दूर रखा हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है? और इसके बाद ये थोड़ा-सा लार्ज होता है और हमें क्लियरली नज़र आता है। समझ आ गई? और इसके यहाँ द मैक्सिमम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन बाय नेक्ड आई इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर उस पे लिखा हुआ है तो हमें सही नजर आएगा, मैक्सिमम साइज नजर आएगा। और उससे दूर चला जाएगा तो वो सही से नजर नहीं आएगा। द इमेज फॉर्म लुक ब्लर्ड एंड डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी विजिबल। तो ये है मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन है। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन क्या होती है? टेल्स अस हाउ क्लोज टुगेदर द टू पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट। अब देखें ना, दो लाइट्स चल रही हैं पैरेलल, तो हमें क्या है, उनको हमने डिफरेंशिएट करना है। अगर तो हम लाइट को तो हम देख रहे हैं, लाइट तो फैल रही है, ब्लर हो रही है ना, हमें क्लियर तो नहीं नजर आ रहा है कि दोनों दो लाइटों से आ रही है या तीन। जैसे कि ये जो एलईडी लाइट्स लगी होती हैं, अगर इकट्ठी लगी हुई हैं तो हमें पता तो नहीं चल रहा। लेकिन हमने उसको रिजॉल्व करना है, हमने देखना है कि अलहदा अलहदा दोनों पॉइंट्स नजर आए, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेजोल्यूशन। लेकिन मैग्निफिकेशन क्या है? एज लार्ज एज वन डिजायर बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ को चेंज करना है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन किस पर डिपेंड करती है? फोकल लेंथ। बट द मैग्निफिकेशन अलोन इज नो यूज अनलेस वी कैन सी द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमने एक
तस्वीर देखिए, तस्वीर को हम बड़ा करते जा रहे हैं, लेकिन आपकी जब स्किन ही फट रही है, तो अगर स्किन पे कोई चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, जैसे कोई मोल देखना चाह रहे हैं, तो वो तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रेज़ोल्यूशन पावर कम थी। आपके मोबाइल के पिक्सल कम थे, आपका मोबाइल जो है, वो कम पिक्सल वाला था। इसी के मुकाबले में एक आप अच्छा मोबाइल यूज़ करें, जिसकी पिक्सल ज़्यादा है, तो उसके आप जितना मर्ज़ी ज़ूम करें, पिक्चर को वो फटती नहीं है या ब्लर नहीं होती। द रिज़ॉल्विंग पावर की आगे डेफिनेशन आ जाती है, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ इट्स एबिलिटी टू रिवील द माइनर डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। अब ये डिपेंड किसके पे करती है? रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल व्हिच द टू पॉइंट सोर्स सबटेंड एट द इंस्ट्रूमेंट सो दैट देयर इमेजेस आर सीन। मतलब जिस सोर्स से हमने इमेज को देखना है, पॉइंट सोर्स और सॉरी इंस्ट्रूमेंट से देखना है जिस सोर्स को, उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कम से कम होना चाहिए। अच्छा, तो ये फार्मूला किसने दिया था? ये रेले ने दिया था। द लाइट ऑफ द वेवलेंथ थ्रू लेंस ऑफ डायमीटर डी, द रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा मिनिमम, और बराबर है डी 1.22 लैम्डा। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये क्या है? डी लेंथ का डायमीटर है, और वेवलेंथ जो है ना लाइट की है, जो हम यूज कर रहे हैं उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। तो अल्फा मिनिमम किसके बराबर है? 1.22 डी लैम्डा ओवर डी। अच्छा, अब इसका देखें, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ अल्फा मिनिमम, जितना अल्फा मिनिमम छोटा होगा, हाँ जी, तो ये जो है जितनी ज़्यादा जो है ना अल्फ़ा मिनिमम की वैल्यू छोटी होगी, ग्रेटर इज़ द रिज़ॉल्विंग पावर। तो ये आप लोगों को इन सब चीज़ों की डिपेंडेंस जो है ना वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है? और जब इन केस ऑफ द ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, द रिज़ॉल्विंग पावर आर ऑफ द ग्रेटिंग इज़ डिफाइंड एज़ लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा। अब इस तरह से है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बहुत एक-दूसरे के क्लोज़ हैं, और बहुत ही कम डिफरेंस है इनके अंदर, लेकिन इनकी जो है ना वो रिजॉल्विंग पावर मौजूद है, वो किस पे डिपेंड करती है? जितना ज़्यादा इनका जो है डिफरेंस कम होगा। दस वी सी दैट ऑल ग्रेटिंग विद हाई रिजॉल्विंग पावर कैन डिस्टिंग्विश स्मॉल डिफरेंस इन द वेवलेंथ। इफ एन इज द नंबर ऑफ द रूलिंग ऑन द ग्रेटिंग, इट कैन बी शोन दैट द रिजॉल्विंग पावर इन द mth ऑर्डर डायफ्रैक्शन इक्वल्स द प्रोडक्ट n मल्टीप्लाई बाय m। तो ये सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, और कन्वर्जिंग लेंस के बारे में पता होना चाहिए। यूज द आई टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो जो है हमारे पास कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस जो है ना इस चीज़ के लिए यूज होते हैं। तो एक वॉच मेकर है, वो भी यूज करता है किसके लिए? प्लेस इनसाइड द फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक सिंपल आई के साथ जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट को देखता है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है अल्फा, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो डी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रख देते हैं आँख के पास एक ऐनक लगा लें, बस इतना सा भी कर सकते हैं कि अगर हमने एक ऐनक लगा ली है या एक लेंस रख लिया है, तो हमारे पास इसका जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बीटा बन रहा है, और जो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और लेकिन इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है? दूर। तो हमें इमेज जो है ना वो बड़ा नजर आ रहा है। दूसरा क्या है? इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज कौन सा होता है? जो लेंस के सामने बनता है और इन्वर्टेड नहीं है। हमेशा जो है ना वो जो ये कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है वो कौन सा होता है? विजुअल होता है, ठीक हो गया? और उसके बाद जो है ना फेम डिस्टेंस, तो अब हम इसकी मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, वो क्या है? बीटा ओवर बीटा, ये रिस्पेक्टिव एंगल्स सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप के जो एंगल है बीटा ओवर अल्फा, अगर एंगल छोटा है तो किसके बराबर हो गया? टेंजेंट के बराबर। टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ द, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास बेस है। अब यहाँ पर कंडीशन है कि क्यू बराबर है डी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड जो है ना वो ऑब्जेक्ट है वो क्यू होता है, लेकिन वो किसके बराबर है? डी, ये जो हमने सिंपल लिया था, ठीक है? तो यहाँ पर ओ ओवर डी ओवर आई ओवर क्यू, और क्यू किसके बराबर है? डी के। तो बीटा बराबर है आई ओवर क्यू, तो आई ओवर ओ डी, डी डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये इसको सॉल्व करके मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है 1 + d/f इन द ऑब्वियस दस फॉर लेंस हायर एंगुलर मैग्निफिकेशन द फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पेपर में एक दफा आई भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू सेंटीमीटर, और ये फार्मूला आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ताकि आप इस तरह की वैल्यू हो तो तो आप लोगों को पता हो द ऑब्जेक्ट वुड लुक 6 टाइम्स लार्जर, ठीक हो गया? उसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसके अंदर 2 लेंस यूज़ होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ होता है, और एक कौन-सा लेंस यूज़ होता है? एक आईपीस यूज़ होता है। ये बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा करके और मैग्नीफाई करके भी दिखाती है, और रिज़ॉल्व करके भी दिखाती है। व्हेनेवर हाई मैग्निफिकेशन इज़ डिज़ायर्ड, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस ही यूज़ होंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और दूसरा कौन-सा होगा? आईपीस होगा, ठीक है? अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों जो है ना वो किस तरह से लेने हैं? ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ एंड आईपीस ऑफ कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब एक की वेवलेंथ जो है ना वो कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, और दूसरे की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये नज़र आ रही है सबसे पहले जो है ना वो। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ याद रखनी है कि जो
जो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है ना, जो पॉइंट ओ है, जब लाइन या रे उसमें से गुजरती है तो वो स्ट्रेट गुजर जाती है बगैर बेंड हुए। लेकिन अगर वो कॉर्नर से गुजरती है तो वो पैरेलल होके इस प्रिंसिपल एक्सिस के जाके फोकस करती है। अब यहाँ पर इस तरह से है कि ये ए बी का इमेज बन रहा है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब जो ये है ना, ये इसके लिए आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मकसद क्या है कि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है इसको बना के पेश कर रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और हमारी आंख जो है ये इसमें से देख रही है, ठीक है। अब ये इसका जो इमेज है वो यहाँ से आता हुआ महसूस हो रहा है। अब आंख को जो इमेज नजर आ रहा है वो ये वाला A1 B2, ठीक हो गया। ये A2 B2 है, मतलब सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट था वो ए बी था, इस जगह पे पड़ा हुआ था, ठीक है। हमने इसको बड़ा करके देखना है। पहले इसने ये थोड़ा सा और बड़ा भी हो गया और इन्वर्ट भी हो गया, ठीक है। इन्वर्ट भी हो गया और बड़ा भी हो गया। आगे भी हमने ये प्रिंसिपल पढ़ना है। दोबारा मैं बता रही हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या मकसद है कि जो हमारे पास एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है ना उसको ऑब्जेक्ट की तरह पेश करना। अब जो आईपीस है, जो दूसरा लेंस है ना ये वाला आईपीस, इसके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका इमेज फर्दर बनेगा, मतलब इमेज का इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसका इमेज ये बनेगा A2 B2। तो ये हमें देखे ना, ये ऑब्जेक्ट कितना सा था और ये हमें कितना बड़ा नजर आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह से इसकी मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला आप लोगों ने तैयार कर लेना है। और इसको जो है ना ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इट इज कस्टमरी टू रेफर द वैल्यू ऑफ m एज ए मल्टीप्लायर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 10 40। तो ये इस तरह से इसके ऊपर जो है ना वो मेंशन होता है, ठीक हो गया। अब आगे है द लिमिट टू विच द ऑप्टिक the limit to which microscopes can be used to resolve details depends on the width of the objective। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो है ना वो विड्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। वाइडर ऑब्जेक्टिव एंड यूज ऑफ ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ प्रोड्यूस लेस डिफ्रैक्शन एंड अलाउज मोर डिटेल टू बी सीन। तो ये कौन सी लाइट ज्यादा यूज करनी चाहिए? ब्लू लाइट, क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। समझ आ गई? उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमने लेना है वो किस पे है? इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन जो ये वाली माइक्रोस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है ये क्या करती है, ये हमें दूर जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको करीब करके दिखाती है, उनको बड़ा करके दिखाती है, ठीक है। और उसकी जो है ना वो इट्स सब्सटेंस ए बिगर विजुअल एंगल देन विद व्हेन व्यूड विद द नेक्ड आई। मतलब जो हम आम नजर से नहीं देख सकते, जो आम नजर से छोटी चीज दिखाई जाती है उससे जो है ना वो बड़ी दिखाती है। इनिशियली द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द टेलीस्कोप वाज द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। दीस टेलीस्कोप्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। ए सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। फिर से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड आई पीस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। अब यहाँ पर चीज उलट है। इसके अंदर क्या था कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो था उसकी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ। ये फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर और टेलीस्कोप के अंदर। टेलीस्कोप के अंदर उलट चीज आ जाती है कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कौन सा है? लॉन्ग फोकल लेंथ F0। और जो आई पीस है वो शॉर्ट फोकल लेंथ का है। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड डायमेंशन diminished image A prime B prime at a distance of a distance object AB। मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर इन्फिनिटी पे है। अब यहाँ पर हम बना के मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो रेस है ना ये वाली, ये आ रही है इन्फिनिटी से। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जो सेंट्रल पॉइंट से है या जो इमेज का जो लेंस का सेंटर होता है प्रिंसिपल फोकस जो उसको कहते हैं, प्रिंसिपल इसको कहते हैं, उसमें से जब लाइन गुजरती है तो वो सीधी गुजर जाती है बगैर डिफ्लेक्ट हुए। जब ऊपर से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है फोकस की तरफ, और नीचे से भी गुजरती है तो फोकस की तरफ बेंड हो जाती है। अच्छा, अब लाइट कहाँ से आ रही है? इमेज फॉर द यहाँ पर फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, ठीक है। अब इसका जो है इमेज बनेगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अब ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका यहाँ पर इस ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसके लिए, और इसका इमेज फिर यहाँ पर इन्फिनिटी पे बनेगा जो कि हमारी आंख टेलीस्कोप से देखेगी। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आती तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। दरअसल टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अदरवाइज़ ये जो है ना ये टॉपिक बहुत डिटेल से करने वाले हैं, और ये तकरीबन जितने टाइम में मैं पूरा चैप्टर बताती हूँ उसमें ये एक टॉपिक भी मुश्किल से कवर हो। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ये कैसे निकाली गई हैं, ये सारी लिखी हुई हैं, एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके एंड वाले जो रिजल्ट्स हैं ना वही इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आई पीस। इट मे बी नोटेड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट
एंड आई पीस इज द टेलीस्कोप। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज एफ नॉट प्लस एफ ई विच इक्वल्स द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। मतलब लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप किसके बराबर होती है, एफ नॉट प्लस एफ ई। बिसाइड्स हैविंग ए हायर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन अदर प्रॉब्लम विच confronts the astronomers while designing a telescope to see the distant planets and stars in that way would like to greater as much light from the object as a possible। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी, दिस डिफिकल्टी इज ओवरकम बाय यूजिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर सो दैट इट कोलेक्ट्स। मतलब इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए क्या हल किया जाता है कि ऑब्जेक्ट जो लार्ज अपर्चर का यूज करना चाहिए, जैसे गुड टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड ए लार्ज अपर्चर। अब ऑब्जेक्ट गुड टेलीस्कोप जो है उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, लॉन्ग फोकल लेंथ होगा और लार्ज अपर्चर होगा। यहाँ पर एक चीज आपको बता, हाँ जी, इसी के अंदर थी कि जो हमारे पास है हमने आई पीस और इसकी लोकेशन किस तरह से सेट करनी है। तो इस तरह से है बेटा कि ये जो है आई पीस, जो ये इमेज आ रहा है ना, ये जो पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंथ तो हमने रख दिया। जब हमने आई पीस रखना है ना, जब, तो इसका इसकी पोजीशन इस तरह से हो कि इसका जो फोकस हो उस पे ये ए प्राइम बी प्राइम इमेज बने। ये जो है ना इधर इस जगह पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना। ये इधर अंडरलाइन तो नहीं हुआ खैर, लेकिन इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है कि हम लोगों ने कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगा ओ ए प्राइम बी प्राइम, ये किस पे होना चाहिए, ये आई पीस के फोकस पे लाई करना चाहिए। समझ आ गई, इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। अच्छा, उसके बाद ये लार्ज अपर्चर और इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू स्टडी स्पेक्ट्रा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट। मतलब लाइट की वजह से जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको यूज करने, उसको मेजर करने, उसको देखने के लिए और उसकी जो है ना रेजोल्यूशन के लिए और डिफरेंट कलर्स को डिफाइन करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर द डेविएशन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म कैन बी मेजर्ड क्विट एक्यूरेटली। तो स्पेक्ट्रोमीटर से ये दो चीजें मेजर की जाती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड, और दूसरी चीज क्या है, डेविएशन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट किस तरह से डेविएट कर रही है, किस तरह से जो है ना वो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो रही है। अब इसके जो है ना वो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ये कोलीमीटर है, ये क्या क्या करता है और किस तरह से बना होता है, ये सारी, ये इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ लिखी हुई है और ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो है ना स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम जो है ना वो गैलीलियो ने ट्राई की थी। गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक एन अटेम्प्ट टू मेजर द स्पीड, बट लेकिन वो जो है ना वो काम नहीं कर पाया था। उसके बाद जो है ना वो किसने दी थी, माइकलसन एक्सपेरिमेंट था, उसने दी थी। और ये मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप रीड कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो एक सर्कुलर मिरर है, जिसके ऊपर जो है ना हमने एक दो तीन चार पाँच आठ इसको हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है। अब इस तरह से है कि स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी ये तेजी से मूव करती है। तो हम क्या करते हैं, दो माउंटेन के दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब उसके लिए हम apparatus यूज करते हैं कि यहाँ पर एक आई है और उसके ऊपर आगे लगाई हुई है टेलीस्कोप, और एक है सोर्स ऑफ लाइट। अब जो लाइट पड़ती है मिरर वन पे, तो यहाँ से मिरर एम से रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है और जाके, अच्छा अब स्पीड ऑफ लाइट मेजर कब होती है, यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन है। तो इस तरह से है कि बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द फेस वन ऑफ द मिरर फॉल्स एट द प्लेन मिरर एंड प्लेस एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द मिरर। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द मिरर m एंड फॉल्स ऑन द आईपीस ऑफ द 3 ऑन द रिफ्लेक्शन फ्रंट। इफ द मिरर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, अब मिरर की जो रोटेशन है ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में ये रोटेट करता है। और उसके बाद है व्हेन द मिरर m गेन्स a सर्टेन स्पीड द सोर्स s becomes visible। अब सोर्स विजिबल कब होगा, नॉट बी विजिबल थ्रू द टेलीस्कोप, जब स्पीड स्लो होगी तो वो नहीं होगा, और वो जब विजिबल होगा जब काफी ज्यादा स्पीड हासिल कर ले। दिस हैपेंस व्हेन द टाइम टेकन बाय द लाइट इन मूविंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है। दिस हैपेंस व्हेन द टाइम टेकन बाय द लाइट इन मूविंग फ्रॉम m टू m एंड बैक टू m इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय फेस 2 टू मूव इनटू द पोजीशन ऑफ फेस। मतलब कि अगर हम जब मूव कर रहे हैं कि ये एक ही मूव करे बजाय तीन मूव करने के, इतनी तेजी से मूव करे कि वन के बाद टू आए, मतलब वन के बाद डायरेक्ट टू आ जाए, और ये लाइट जो है ना इधर से ट्रेवल करके वापस आ जाए, मतलब वन पे, वन से रिफ्लेक्ट होके एम पे आए और एम से दोबारा रिफ्लेक्ट होके इस पे चली जाए, टू पे जाए बजाय थ्री के। जब तक थ्री पे जाएगी तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर वन से जाके फौरन टू पे जाती है तो ये विजिबल हो जाएगा एज मेंशन हियर। ठीक है, उसके बाद ये कैलकुलेशन है, ये बहुत डिटेल कैलकुलेशन है, इसको आप लोगों ने जो है ना इसका फाइनल रिलेशन अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द अदर मटेरियल, ये आप लोगों को पता है कि हर चीज मीडियम के अंदर ये कम होती है, लेकिन वैक्यूम में जो है ना वो सही वैल्यू आती है। हाँ जी, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती हैं?
तो फाइबर ऑप्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स, यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया हुआ है कि बहुत टाइम पहले जो है ना वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो सिर्फ दिन के अंदर जो है ना वो सूरज की रोशनी से होता था, और रात के वक्त लैंटर्न्स, मतलब ये जो लाइटन नहीं होती थी, तो उसके ज़रिए जिसके अंदर ऑयल डलता था, ये मिट्टी का तेल डाल के, और उसके बाद उसको जलाते थे। उसको लैंटर्न कहते थे, और उससे जो है ना वो रात को कम्युनिकेशन सिस्टम, सिर्फ़ यही प्रोसेस था। उसके बाद जो आया उसके बाद लाइट जो है ना वो कम्युनिकेशन हैज़ नॉट बीन कन्फाइंड टू सिंपल डॉट्स, मतलब जब लाइट सिंपल डॉट और डैशेज़ पे बस नहीं रही, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था ना उसने एक डिवाइस जो है ना वो इजाद की, जिसको फोटोफ़ोन कहते हैं, जिसकी वज़ह से लाइट सिग्नल जो है ना वो तार के ज़रिए ट्रांसफ़र होके एक से दूसरी जगह जाते थे और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती थी। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपने पूरे सारी रिवाइज़ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो है ना वो ट्रांसमिशन ऑफ कैरियर वेव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आजकल जो है ना इनकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, ठीक है? वन फीचर ऑफ सिस्टम इज़ एबिलिटी टू ट्रांसमिट थाउज़ेंड्स ऑफ टेलीफोन कन्वर्जन सेवरल टेलीविजन, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इनमें कोई ऐसी एमसीक्यूज़ वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इन एडिशन टू गिविंग एन एक्सट्रीमली वाइड बैंडविड्थ, द फाइबर ऑप्टिक सिस्टम हैज़ मच थिनर एंड लाइट वेट केबल्स, मतलब ये इतनी लाइट वेट और थिनर केबल्स होती हैं, और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अब फाइबर से बात है, मतलब बारीक-बारीक जो है ना वो रेशे से होते हैं, जिसके ऊपर हज़ारों इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। ऑप्टिकल फाइबर विद इस प्रोटेक्टिव केस में भी टिपिकली 6 mm इन डायमीटर, मतलब कितनी छोटी, 6 मिलीमीटर, ठीक है? और it can replace as a 7.62 diameter bundle of copper wire now used to carry the same amount of signals, मतलब जो सिग्नल कैरियर वेव और इसके जरिए जाते थे, अब फाइबर ऑप्टिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, और इसको जो है ना ये वैल्यूज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये वैसे इनमें से ना बहुत कम पीपीएससी में से आता है। मैंने जितने पेपर्स देखे हैं उनके अंदर इस टॉपिक में से ना बहुत कम आया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें निग्लेक्ट नहीं करनी, हम लोगों ने तैयार करनी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है सबसे पहले तो, ठीक है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना वो इसका प्रिंसिपल है। फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल क्या है? 2 प्रिंसिपल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज़ द कंटीन्यूअस रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों, अच्छा, को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये किसके बराबर होता है? n = c/v। और जो है ना क्रिटिकल एंगल ऑफ जो है ना वो मिरर कितना होता है? 41.8। शीशे का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 होता है, ठीक है? और होती क्या है, और जो रेज़ हैं वो हम जब भी सेंटर में से पास करती हैं, तो वो बगैर किसी से चेंज किए हुए वापस आ जाती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए जो है ना वो रेज़ ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक हो गया? डायरेक्टली डाउन द स्ट्रेट रिजिड बॉडी, हाउएवर इन अ फ्लेक्सिबल ग्लास फाइबर दे विल सब्जेक्टेड टू द लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइन आप लोग देख लीजिएगा। ओनली टोटल इन रिफ्लेक्शन आर मोस्ट वाइडली ऑप्टिकल फाइबर दैट प्रोपेगेट्स लाइट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब दोनों प्रोसेसेस हो सकते हैं, कंटीन्यूअस रिफ्लेक्शन भी हो सकती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकती है। तो इसके ऊपर भी ऑप्टिकल फाइबर बेस करते हैं, और इन दोनों के ऊपर भी कर सकते हैं, या इनके ऊपर भी करते हैं। तो ये भी आप लोगों ने जस्ट रीड आउट करना है, बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाना। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, इसकी टाइप्स में सिर्फ़ आप लोगों ने ये देखना है, स्टेप इंडेक्सिफाइज अ वेरी थिन कोर ऑफ अबाउट, कि कितनी इनकी जो है ना वो डायामीटर कितना है, और ये कितने टेलीविज़न चैनल्स को, मतलब ये लास्ट लाइन और पहली लाइन आप लोगों ने रीड आउट करके इसको जो है ना वो अंडरलाइन कर लेना है। सच एज़ ए व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू। अच्छा, अब इसका जो है ना 50 माइक्रोमीटर है, अब ऊपर वाले का कितना था? 5 माइक्रोमीटर। तो आप लोगों को ये नाम याद होना चाहिए, और इसके जो है ना वो डायामीटर याद होना चाहिए। और उसके बाद एंड पे है, ये दिस इज़ कॉल्ड स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर बिकॉज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेप्स डाउन। तो ये जो 2 लाइनें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लोगों ने नहीं छोड़नी। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स है, तो इसके जो है ना 50 टू 1000 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है। मतलब डायामीटर कम से कम होता जा रहा है, मल्टी मोड, जितने ज़्यादा उसके मोड ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा, तो इसलिए। तो इसके बाद है इसके अंदर जो इसका प्रिंसिपल है, द सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द आउटर सरफेस, ठीक है? सिग्नल ट्रांसमिशन भी आप लोगों ने नहीं करना, और लॉसेस ऑफ पावर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है टॉपिक, जो है ना पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद ये जो 2 फार्मूले हैं ना, ये आप लोगों ने इग्नोर नहीं करने, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया? और इसके न्यूमेरिकल भी नहीं करने। ठीक हो गया? अल्लाह हाफ़िज़।